कि यूएस में जब भी टैरिफ अनाउंसमेंट होता है, फाइनली वही वस्तु उस देश में महंगी जाकर पड़ती। सोच ये है कि अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो उनके दाम। डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति जीत कर आता है तो ट्रंप जैसे राष्ट्रपति इतना रिस्क ले कैसे सकते हैं? उनके मन में ये है कि हाँ, हम टैरिफ लगाएंगे तो बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैरिफ को खा जाएंगे। चाइना ने यही सेम टैक्टिक अपनाते हुए सप्लाई को बाधित कर दिया। ऐसे चीन का कोई नया राष्ट्रपति आए और वो सरप्राइज एलिमेंट लेकर आ जाए, क्या वो ज्यादा भीषण घटना होगी? चाइना कह रही है कि हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे। तो हर देश को ये सोचना पड़ेगा। रेवड़ी कभी कभी अच्छा होता है अगर टारगेटेड है, लोग जानेंगे कि हाँ, आपसे रेवड़ी मिल रहा है। हर देश में बदलाव तो अच्छा है। मैं यही पूछता हूँ कि आपको सुपर पावर बनने की इच्छा क्यों है? आप क्या करना चाहते हैं वो शक्तियों के साथ? हमारा जंग हो चीन के साथ, रशिया किस पक्ष में आएगा? आप अपना फंड कैसे मैनेज करें? एआई इस समय का आपकी नजर में बबल है या बूम है? क्या सोचते हैं यूथ के लिए कि अगर वो अपनी सेविंग्स को रखते हैं और बाजार बहुत वॉलेटाइल है तो वो अपना निवेश कहाँ रखें? आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। भविष्य में आपको अगर वित्त मंत्री बनने का मौका मिले तो आप क्या प्रायोरिटाइज करें? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा हमारे इन प्रश्नों से, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिना पेपर के, बिना कोई हेल्प के साथ आप प्रश्न पूछ रहे हैं। और दूसरा कि आप सचमुच अध्यापक हैं, क्योंकि जब मैं हिंदी में जब बात नहीं कर पाया तो आपने थोड़ा मदद किया और थोड़ा ये भी आपके ऑडियंस के लिए बताया कि मैं क्या कहना चाहता था और संक्षिप्त में आपने कहा है। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल अध्यापक हैं और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरे अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज हमारे साथ इस सेशन में वो शख्सियत हैं जिन्हें लोग अर्थशास्त्र की भाषा में भविष्य वेत्ता बोलते हैं। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वर्ष 2005 में आपने ऐसे ही 2008 की मंदी को प्रिडिक्ट कर लिया था। आप भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। नाम है आपका रघुराम राजन। आपका हमारे साथ सर समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी वैश्विक उठापटक चल रही हैं, उनका अर्थशास्त्र की भाषा में आपके जीवन पर क्या असर है, उसे समझने के लिए आज हम एज एन एडुकेटर, क्योंकि आप वर्तमान में अमेरिका के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो हम अर्थशास्त्र की भाषा में आज ही की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यह संवाद आपको घटनाओं को समझाएगा भी, अर्थशास्त्र में आपकी रुचि भी बढ़ाएगा, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में कंप्लीट मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर है आपका। सर, आज के सिनेरियो में आप अमेरिका बैठकर भारत को देखते हैं। भारत को भारत में रहकर देखना और भारत को बाहर जाकर देखना, बर्ड आई व्यू फॉर इंडिया, ये ज्यादा अच्छा होता है या फिर भारत को भारत में रहकर देखना अच्छा होता है? दोनों दृष्टिकोण में कुछ अंतर है। अगर बाहर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई चीज़ें तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि उत्पादन की गति दुनिया में बड़े देशों में सबसे ज़्यादा है। और कभी कभी आप बाहर से देखेंगे तो वैसा महसूस होता है कि शायद कोई फ्रेजिलिटीज़ भी हैं इंडिया में। लेकिन आप अंदर आएंगे तो
आप ये भी देखेंगे कि कई चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं। जैसे मैं डिजी यात्रा इस्तेमाल करता हूँ, वो कहीं और इतना अच्छा नहीं है। अमेरिका में भी वो फेशियल रिकग्निशन वगैरह है, लेकिन कभी कभी काम नहीं करता है। मैंने जब भी डिजी यात्रा इस्तेमाल किया है यहाँ पे, अच्छी तरह से चल रही है। और टैक्सेस वो भी डिजिटाइज्ड हो गए, तो कई चीज़ें अच्छी तरीके से चलते हैं। लेकिन कई चीज़ें नहीं चलते हैं, जैसे कोई क्यू में रहता नहीं है। सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप दुकान जाएंगे तो सब लोग दुकानदार के अटेंशन के लिए आगे बढ़ेंगे, और कोई रिस्पेक्ट नहीं करता कि ये लोग पहले आए हैं। तो कई चीज़ें इतने अच्छे नहीं हैं जब आप नज़दीक से देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ऑल इन ऑल बाहर से भी अंदर से भी चीज़ें काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। कप इज़ मोर देन हाफ फुल। वेरी गुड। लेकिन आपको हमेशा ये भी देखना है कि जो चीज़ें काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको ठीक कैसे करेंगे। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि हम पहुंच गए, तब मेरे ख्याल में कठिनाइयाँ आ जाएंगे भविष्य में। ठीक है, थैंक यू सर। आज के समय में जिस तरह के हालात हैं, मेरी ऑडियंस मोर और लेस इस बारे में अवेयर है कि जियोपॉलिटिकली क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट देश की फाइनली इकोनॉमी पे पड़ता है, दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ता है। इसीलिए हम इंटरव्यू को 3 फेजेस में लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले फेज में हम वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे, फिर हम इंडिया को डिस्कस करेंगे, फाइनली हम इंडिविजुअल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ल्ड से, और वर्ल्ड में सबसे पहले यूएस से शुरू करते हैं, क्योंकि आप वहां पर इन दिनों पढ़ा रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूएस में जब भी टैरिफ अनाउंसमेंट होता है, आम बोलचाल की भाषा में टैरिफ, अगर कोई देश अपना सामान किसी दूसरे देश में बेचना चाहता है तो उस पर वसूला गया कर है, जो रिसीविंग कंट्री के द्वारा, इंपोर्टिंग कंट्री के द्वारा लिया जाता है। फाइनली वही वस्तु उस देश में महंगी जाकर पड़ती है। ऐसे में अमेरिका इसे कैसे पॉजिटिव लेता है, जबकि उन्हें वो चीजें महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही हैं? आपकी भाषा में सर समझाएं। टैरिफ क्यों लगाते हैं? तो लोगों के सोच में ये है कि और देश बहुत ही कम दाम पे हमें बेच रहे हैं, इसलिए हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो compete नहीं कर सकते हैं। तो सोच ये है कि अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो उनके दाम बढ़ेंगे, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे कारोबार हैं, वो compete कर पाएंगे उस दाम पे। तो आइडिया ये है कि रोज़गार हमारे देश में बढ़ेगी, और बाहर वो कम बेचेंगे हमारे देश को। उसका फ़ायदा ये है, एक तो जॉब्स पैदा हो जाएंगे आपके देश में। दूसरा ये है कि आपका जो डेफिसिट है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं या ट्रेड डेफिसिट, उनमें दे रिलेटेड, तो वो कम हो जाती है। तो आपको कर्ज बाहर से कम लेना पड़ता है। जो बोरोइंग है, इंटरनेशनल बोरोइंग, वो कम पड़ती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हाँ, हम टैरिफ लगाएंगे। हाँ, बात सही है कि हमारे देश के लोग ज़्यादा दाम पे खरीदेंगे, लेकिन कम खरीदेंगे, और उससे हमारे देश को फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, बेच पाएंगे हमारे देश में, और रोज़गारी बढ़ेगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे इस तरह से जब किसी देश में सामान बिकने गया तो सीधा सा एक सेंस डिराइव हुआ, इससे प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हुआ जो उस देश के हैं, लेट्स से अमेरिका के। प्रोड्यूसर्स हमेशा नंबर में कम होते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं। एज एन पॉपुलरिस्टिक अप्रोच, कंज्यूमर को खुश करना गवर्नमेंट का काम होता है। कंज्यूमर इन सेंस होलिस्टिक अप्रोच अपना के पॉपुलरिस्टिक अप्रोचेस गवर्नमेंट्स अपनाती आई हैं।
लेकिन जब आप कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करने वाले को खुश करने लगते हैं तो लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब आपने बोला कि करंट अकाउंट डेफिसिट घटने लगता है, लेकिन सर ऐसे में अमेरिका का जब खुद का अपना डॉलर है, अपने डॉलर से उसे फंड में डेफिसिट दिखता कैसे है, यह भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन पहले मेरे उस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पर वापस आता हूं कि जब पॉपुलरिस्टिक अप्रोच काम कर सकती है, डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति जीत कर आता है, तो ट्रंप जैसे राष्ट्रपति इतना रिस्क ले कैसे सकते हैं? क्या थॉट होती है सर बिहाइंड द सीन? मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा। तो आप बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे चलती है यहाँ पे। तो आप ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं इकोनॉमी में और काफ़ी कम प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है पॉलिटिक्स में कि वो जो कम प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉबी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वो जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर है वो लॉबी नहीं कर सकता है। वो प्रेसिडेंट को ये नहीं कह सकता है कि मेरी ओर देखो और मुझे कुछ फ़ायदा दो। वो प्रोड्यूसर्स लॉबी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो स्टील आ रहा है या ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, अंदर कार्स आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज हो रहे हैं उस देश में और इसलिए हम compete नहीं कर पा रहे। तो आप टैरिफ लगा दो उन पे ताकि हम compete करें और हमारा जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े। तो जब प्रेसिडेंट सोचता है कि हाँ ये टैरिफ्स, वो प्रेसिडेंट मैकिनली जो थे यूएस में, उन्होंने टैरिफ्स लगाया और उनका जो शक्ल है वो हर जगह है, उनका जो ब्रांडिंग इमेज है इतना अच्छा है, तो मैं उनके जैसे टैरिफ प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो एक और चीज़ है कि उनके मन में ये है कि हाँ हम टैरिफ लगाएंगे तो बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैरिफ को खा जाएंगे, मतलब कि वो दाम को कम करेंगे और हमारे जो उपभोगी हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो खरीद पाएंगे कम दाम पे। तो टैरिफ्स वो पे करेंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन असलियत में यह है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो कौन उसको किसका नुकसान होता है? वो अपने कंज्यूमर्स को नुकसान होता है क्योंकि उनके लिए दाम, जैसे आपने कहा है, दाम बढ़ जाता है, उनके दाम बढ़ जाता है। सर इसी में थोड़ा और मैं आगे चलता हूँ। टैरिफ्स को ही काउंटर करने के लिए WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे जो फेयर ट्रेड को काम में लेते थे। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जब हम GATT की बात करते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी देश किसी देश के साथ व्यापार में अचानक टैरिफ जैसी चीजें यूज ना कर ले। ट्रंप ने जब ये काम किया तो उससे वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज को एक साथ सेटबैक देखने को मिला, क्योंकि जिनका एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट एग्जैक्टली उसी टाइम पर, भले ही बाद में उसे और सस्ते दाम पर प्रोड्यूस करके वो बेच पाए जो आपने कहा, लेकिन आप इंस्टेंट तैयार नहीं थे। इससे अर्थव्यवस्थाओं को सीधा नुकसान पहुंचा। क्या कहीं पर भी इस तरह के जो सेटबैक्स आते हैं, शॉक वेव्स आती हैं, इनके लिए कोई मेजरमेंट्स नहीं बने हैं या फिर इनसे बचने का कोई मेजर नहीं है? पहले तो ट्रंप से पहले एक रूल्स बेस्ड अप्रोच था कि आप अचानक टैरिफ्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये तो जनरली माना जाता था दुनिया में, लेकिन सबसे शक्तिशाली देश अर्थशास्त्र में और मिलिट्री में अमेरिका है और अमेरिका इस रूल्स बेस्ड अप्रोच को इट वाज बीइंग रन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब ट्रंप आए, उन्होंने कहा ये सब क्या है, हम और देशों को फ़ायदा दे रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि और देशों को फ़ायदा दे, हम उन पे टैरिफ्स लगाएंगे, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, हम विक्टिम्स हैं और इसलिए हम उनके खिलाफ टैरिफ्स लगाएंगे। जब हर देश पे टैरिफ लगाया आपने,
तो किसी देश को आपने ज्यादा फायदा नहीं दिया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हर देश ये नहीं सोच रहा था कि ये हम पे टैरिफ नहीं लगा, हम पे टैरिफ अचानक लगा रहे हैं। हर देश सोच रहा था कि ज्यादा टैरिफ हम पे नहीं लगाएं, हम इक्वली डिसएडवांटेज्ड हूं। यानी कि यूरोप सोच रहा था कि जापान पे कितना टैरिफ लगा रहे हैं, 15%, ठीक है हम भी 15% मानेंगे। यानी कि टैरिफ वॉर शुरू नहीं हुआ कि और देशों ने अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाया। जब 1930s में अमेरिका ने और देशों पर स्मूथ हॉली पैक्ट लगाया, जो जिससे टैरिफ्स अमेरिका ने बढ़ाया, तो और देशों ने अमेरिका पे टैरिफ लगाया और इसलिए ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी तब हुई। तो मेरे ख्याल में इस बार हम बच गए क्योंकि एक ही देश लगा रहा था टैरिफ लोगों पे और देशों पे, और बाकी देशों ने ये सोचा कि सब पर हम जितना बचा सकते हैं, जितना टैरिफ कम कर सकते हैं कम करेंगे, लेकिन अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अर्थव्यवस्था को, लेकिन देखेंगे। सर इसी में एक और क्वेश्चन, अभी जब भी हम पूरा वर्ल्ड को देखते हैं तो अमेरिका ऑन एन रिसीवर साइड जो सर्विसेज ले रहा है वो टैरिफ लगा रहा है। ये शायद ही ऐसा इकोनॉमी में ऐसा पहली बार होगा मेरी नज़र में, जब से मैं देख रहा हूं। और आप 1930s का क्लेम कर रहे हैं कि उस समय हुआ था जब दोनों तरफ से हुआ था। फर्स्ट टाइम कहा जाएगा अब तक के इतिहास में जब रिसीवर ने पूरी तरह टैरिफ लगाया हो और रिपल्शन में किसी ने कुछ ना किया हो। सर मैं एक और सिनेरियो को देखता हूं, आप मुझे उसमें बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूं क्या। जब प्रोड्यूसर इस तरह का काम करने लगे और वो सप्लाई चेन को रोक दे, वर्ल्ड में आज जब G2 की बात करते हैं तो यूएसए और उसके बाद में चाइना का नाम आता है। चाइना वर्ल्ड की सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। जहां अमेरिका डॉलर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, वो प्रोडक्ट सप्लाई को कंट्रोल करता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर चाइना ने यही सेम टैक्टिक अपनाते हुए सप्लाई को बाधित कर दिया, तो क्या आने वाले समय में, जैसे आज ट्रंप थे अमेरिका के लिए सरप्राइज, ऐसे चीन का कोई नया राष्ट्रपति आए और वो सरप्राइज एलिमेंट लेकर आ जाए, क्या वो ज्यादा भीषण घटना होगी? नहीं, अभी भी हो रहा है ना कि आप देखेंगे ये जो रेयर अर्थ्स, रेयर अर्थ्स जो चाइना प्रोड्यूस कर रही है, तो जैसे कि कोई देश चाइना से लड़ता है, मेरा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग थोड़ा मैं तमिल हूं तो इसलिए अब तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस ने आपकी हिंदी की बहुत तारीफ कर ली होगी। आप तमिल हैं, पूरे समय भाषा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए आप हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू सर। नहीं, तो चाइना अभी लड़ रहा है जापान के साथ, क्योंकि जापान ने कहा कि अगर आपने ताइवान पे हमला किया तो हम ताइवान को मदद करेंगे। तो चाइना बस गुस्से में चाइना ने कहा कि ठीक है, हम आप रेयर अर्थ्स को बंद करेंगे। लेकिन जापान ने ये जैसे वैसा थ्रेट चाइना ने पहले भी किया है जापान के साथ 2011 में। तो उसके बाद जापान ने अपना सप्लाई चेन बनाया है रेयर अर्थ्स में और ज़्यादातर सेल्फ सफिशिएंट है। तो अगर देश ये सब देखते हैं कि एक देश अमेरिका कंज्यूमर को अफेक्ट कर रही है, कह रही है कि हम अपना कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं देंगे, और चाइना कह रही है कि हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे। तो हर देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सप्लाई चेन क्या वो रेजिलिएंट है। मतलब अगर चाइना ने सप्लाई बंद किया है तो हम और कहाँ से सप्लाई ले आ पाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक तो देखना है कि आपका वीकनेस कहाँ है। जैसे कि इंडिया में इंडिया फार्मास्यूटिकल्स बनाती है और उसमें एक बहुत बड़ा इनपुट है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। कहाँ से आते हैं? चाइना से ज़्यादातर आते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहीं और से सोर्स कर सकते हैं, कहीं और जो फ्रेंडली देश हो,
जिसके साथ हमारा दोस्ती काफ़ी समय से है, क्या हम वहाँ से सोर्स कर पाएंगे? और दूसरा, अगर वहाँ पे सोर्स नहीं कर पाएंगे तो क्या हम अपने ही देश में थोड़ा प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं? ये नहीं कि आपको पूरा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको बस ये सोचना पड़ेगा कि हमें एक ऑल्टरनेटिव सोर्स, इमरजेंसी सोर्स चाहिए जिसको हम रैंप अप कर सकते हैं। जब अगर अनफोर्सिन सिचुएशन आती है, अगर चाइना ने बंद कर दिया ये सब इनपुट्स, तो आप अपने देश में बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन की गति बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्रोनोलॉजी में भारत सरकार जब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आती है तो आप उसे ठीक पाते हैं? कई वस्तुओं में ठीक है। अगर आप एपीआईज के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सब्सिडाइज करना ठीक है, क्योंकि हमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए उत्पादन की। लेकिन कई चीज़ों में मेरे ख्याल में आपको सोचना पड़ेगा कि इतना जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वहाँ पे, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या कहीं और हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो सब्सिडी की? क्योंकि हम अभी भी गरीब देश हैं। गरीब मतलब हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000-3,000 पर कैपिटा है साल में। तो जब हम वैसे देश हैं, जब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे अपना जो पैसे हैं, कहाँ निवेश करेंगे। निवेश हम बड़े बड़े इमारत में कर सकते हैं, बड़े बड़े चिप फैक्ट्री में कर सकते हैं। चिप फैक्ट्री तो बहुत ही महंगे हैं। आप अगर उनको सब्सिडाइज करेंगे तो 10 बिलियन 20 बिलियन आराम से आप पैसा खर्च कर सकते। या हम अपने पाठशालाओं को, यूनिवर्सिटीज़ को, उनको सब्सिडाइज करेंगे। जैसे कि आप आईआईटी से हैं, मैं भी आईआईटी से हूँ। मैं अपना आईआईटी दिल्ली गया था देखने के लिए। वहाँ पे 3-3, 4-4 लोग कमरे में सो रहे हैं, जब हमारे वक्त एक ही बच्चा कमरे में था। तो वहाँ पे निवेश करना काफ़ी ज़रूर है, सिर्फ कमरे में नहीं, वो लैब्स में स्पेक्ट्रोमीटर, जो इक्विपमेंट है, क्योंकि वहाँ से अनुसंधान का गति बढ़ सकता है। और अगर आप हमारे इंडस्ट्री को देखते हैं, हमारा मिलिट्री को देखते हैं, हमें हर जगह अनुसंधान चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दुनिया में, क्योंकि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं मिलेगा। हमें अपना इनोवेशन करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप निवेश करेंगे तो आप लोगों के मन में निवेश करेंगे या इमारतें में निवेश करेंगे। मेरे ख्याल में वो चॉइस है। तो मैं जो क्रिटिसाइज करता हूं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, वो तब क्रिटिसाइज करता हूं जब मैं देख रहा हूं कि हम पैसे दे रहे हैं इंडस्ट्री को, जहां पे वो जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत देर बाद आएंगे। हमें चिप में इंडिपेंडेंस चाहिए तो 20 साल लगेंगे और hundreds of billions of dollars लगेंगे इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन हमें चिप डिज़ाइन में इंडिपेंडेंस चाहिए तो हम तुरंत ही कर सकते हैं, अगर हम और भी पैसे डालेंगे। ठीक है, अपने आईआईटीज़। रेशनलाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट, ये ज़्यादा लैंडिंग वहाँ जाके जा रहा है कि इंडिया एज एन डेवलपिंग इकोनॉमी जब अपने पास सप्लाई चेन का सब्सटीट्यूट क्रिएट करने निकलता है और पीएलआई जैसी स्कीम्स को लाने की सोचता है, तो सवाल ये बनता है कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा निवेश किया जाए। और क्योंकि पैसा कम है हमारे पास, तो हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करते समय ऑप्शंस देने होते हैं। चूंकि आप बहुत ही ऐसे पद पर रहे हैं जहां से डिसीजंस होते हैं, भविष्य में आपको अगर वित्त मंत्री बनने का मौका मिले तो आप क्या प्रायोरिटाइज करेंगे? मतलब मैं आपसे, इफ यू वर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज? वित्त मंत्री के सामने काफी मुश्किल डिसीजंस हैं, क्योंकि एक तो इमीडिएट डिसीजंस हैं और एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। तो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में कैसे चुने? तो मेरे ख्याल में अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एसेट है हमारे लोग। जो 140 करोड़
लोग हैं, अगर उनको हम उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके जो शक्तियां हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी लिमिट है, कोई भी सीमा नहीं है हमारे देश के लिए। हम सबसे शक्तिशाली देश बनेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें निवेश करना ज़रूरी है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो नीड्स हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं। अभी क्या चाहिए हमें, इसको सब्सिडाइज करना, उसको सब्सिडाइज, ठीक है, अभी फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ गया क्योंकि जंग चल रहा है, तो ठीक है, उस पे पैसे डालेंगे। लेकिन आप पैसे कहीं से निकाल रहे हैं, आप निवेश कई सेक्टर्स में नहीं कर रहे हैं, तो आपको हर दफ़ा सोचना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी कर रहे हैं कि नहीं। और मेरे ख्याल में देश में एज अ होल हम अपने लोगों में कम निवेश कर रहे हैं। ठीक है सर, अगेन चूंकि हम बार बार एक चीज़ से दोनों सहमत हैं, और वो ये कि इकोनॉमी अभी हमारी डेवलपिंग है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ऐसे में जब भी सरकारें काम करती हैं, चाहे ये यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, जो भी सरकार बने, उन सबको जब डेमोक्रेसी में री इलेक्ट होकर आना होता है, और हमारे यहाँ पर बार ऑफ री इलेक्शन नहीं है कि आप इतनी बार ही बनकर आएंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पॉपुलरिस्टिक सरकारों को बनने के लिए अपने आप को सरवाइव कराने में इस तरह की सब्सिडी पॉलिसीज का इस्तेमाल करना ही होता है? फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट टिप्पणियां की हैं। उसके बावजूद भी सरकारें इलेक्शन से जस्ट पहले, चाहे महिलाओं को सम्मान देने के नाम पर हो, किसानों को लाभ देने के नाम पर हो, और आप उन्हें अगर डिफेंड नहीं करते हैं, आप उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं कि नहीं ये मत करो, तो आप किसी पर्टिकुलर एक वर्ग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय पर जब इतनी डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा यूथ, जो पॉजिटिव बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको सरकार बनाकर लेकर आनी है, तो ये सबसे आसान तरीका लगता है। मैं आपसे तरीका इलेक्शन का नहीं पूछ रहा, लेकिन अप्रोच पूछ रहा हूं कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है। आपने कहा स्किल में इन्वेस्ट किया जाए, लोगों को एनरिच किया जाए, पढ़ाने लिखाने में किया जाए। सरकारें कहते हैं कि हमने राइट टू एजुकेशन बना दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए स्किल इंडिया शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी सर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेज सरकारी नौकरियों का रहता है। ये मतलब बड़ी एक डिबेट है, हम उसमें एंट्री करने की जगह डायरेक्ट मैं आपसे केवल ये पूछना चाहूँ कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो किन्हें करेंगे, और सरकारों को जब सलाह देने का आपका मौका मिले तो आप सरकार को क्या सलाह देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सेक्टर पर काम करिए, लोग भी खुश और इंडिया की भी ग्रोथ? कई उदाहरण हैं जहाँ पे एक गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी एजुकेशन और हेल्थ केयर को, और हमें देखना है कि अपने देश में कि ये कहाँ है और उससे हम कुछ सीख सकते हैं क्या, रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, उड़ीसा ने काफ़ी काम किया उस पर। क्या हम हर जगह रेप्लिकेट कर सकते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है? और अगर आप स्कूलों को देखेंगे, किस गवर्नमेंट ने स्कूलों को आगे बढ़ाया है? आप दिल्ली के आप गवर्नमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। और यहाँ तक कि लोग प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल में जब चुन रहे थे तो गवर्नमेंट स्कूल चुन रहे थे। तो और हेल्थ केयर में भी आप अगर मोहल्ला क्लिनिक को देखेंगे आप में, लेकिन मैं बस आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बेस्ट एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे देश में है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके हर जगह फैला सकते हैं। तो आप ये कह रहे थे कि लोग ये रेवड़ी के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर आप रेवड़ी दे देंगे और यानी कि प्रॉमिस करेंगे इलेक्शन से पहले, तो हर लोग जानेंगे कि हाँ आपसे रेवड़ी मिल रहा है। और हमेशा रेवड़ी एक आदमी के साथ संबंध होता है, और उनका जो पावर है, उनका जो री-इलेक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, वो बढ़ जाता है। इन्होंने हमें दिया है 10,000 वन टाइम, यानी या हर महीने 1,500। रेवड़ी कभी कभी अच्छा होता है अगर टारगेटेड है, यानी कि अगर लोग बहुत गरीब हैं और उनको
1000 रुपये महीना मिलता है, वो अपने बच्चों में निवेश कर सकते हैं, स्कूल में निवेश कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, यानी कि थोड़ा तो परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप रेवड़ी हर एक को देंगे तो तिजोरी में पैसे कम हो जाते हैं। और मैं मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर चुका हूँ जो कहते हैं कि हमने ये सब प्रॉमिस किया इलेक्शन से पहले, अब बताइए हम क्या करें, क्योंकि तिजोरी में निवेश करने के लिए पैसे नहीं है। हम ये रोड बनाना चाहते हैं, ये पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, क्या करें? सर, इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जितने भी इलेक्शन में उतरते हैं, जो रनिंग सरकार में है उसके लिए आसान होता है अपना खजाना खाली करना, और जो अपोजिशन में है उसके लिए आसान होता है प्रॉमिस बेचना। लेकिन इस बीच में ये दोनों ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अंदर से ये फील करते हैं कि हमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि अब होड़ छिड़ चुकी है कि कौन ज्यादा कर रहा है, तो हम इस होड़ के शिकार हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सबको वाकई में जरूरत है कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट खुद आए और स्ट्रिक्टली ये कहे कि नहीं अब तुम ऐसा नहीं करोगे, और ये लोग खुश हो जाएंगे कि चलो अब कोई ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे? मैंने सोचा कि मैंने एक पत्र भी लिखा जब मैं आरबीआई गवर्नर था सुप्रीम कोर्ट को। हाँ। ये रेवड़ियों को कम करनी चाहिए। लेकिन हम एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों को डिसाइड करना चाहिए। तो लोगों को डिसाइड ये करना चाहिए कि हमें रेवड़ियाँ चाहिए या स्कूलें चाहिए या अस्पताल चाहिए। तो अगर कोई प्रॉमिस करता है कि हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूलें बनाएंगे, और उनके प्रॉमिस में क्रेडिबिलिटी हो, यानी कि लोग यकीन कर पाएंगे कि हाँ ये सच में ले आएंगे अस्पताल और स्कूलें, तब मेरे ख्याल में शायद उनका जीतने का चांस है रेवड़ियों के खिलाफ के बावजूद भी। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो पार्टीज हैं, किसी ने ये स्थापित नहीं किया कि हम ये सब कर पाएंगे। ये जो सिर्फ प्रॉमिसेस रहेंगे कि हाँ हम रोजगार को बढ़ाएंगे, हम जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाएंगे, लेकिन लोग सोचते हैं कि हाँ ये सब बस कहते हैं, जब आ जाएंगे कुछ नहीं करेंगे। तो लोगों में यकीन है कि अगर रेवड़ियां प्रॉमिस करेंगे तो ये दे ही देंगे, तो देंगे। तो एक साइड में एक जो प्रॉमिस है जो वो दिखा रहे हैं और कर पाएंगे, और दूसरा प्रॉमिस है जो शायद कर पाएंगे शायद नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो क्रेडिबिलिटी नहीं है, बस रेवड़ियां ही चलेंगे। लेकिन अगर एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे कि हम अलग हैं, हम आपके पक्ष में हैं और आपके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाएंगे, आपको आपके स्कूलों को मजबूत बनाएंगे, आपके जो अस्पताल, आपके जो हेल्थ केयर, उसमें हम निवेश करेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद जो इलेक्शन से पहले जो एटमॉस्फेयर है वो बदल सकता है। ठीक है, आपने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को इस तरह से स्टेबल करने का प्रयास किया कि अगर वो लोग क्रेडिबल अपने आप को रखने में कामयाब होते हैं तो स्वतः ही देश के अंदर लिटरेसी बढ़ेगी, पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ेगी, जिससे लोग क्रेडिबल ये चाहेंगे कि पार्टी आए और अल्टीमेटली वो जो कह रहे हैं वो डिलीवर करें और रेवड़ी से बचें। लेकिन हमने अपने कन्वर्सेशन में एक बात निकाली थी कि रेवड़ी किसी ना किसी को फायदा पहुंचाती है, इसीलिए हमेशा एक ऐसा प्रेशर ग्रुप होता है जो किसी का वोट बैंक भी होता है, और सरकारों को या पार्टीज को वो वही अपनी तरफ ल्यूक्रेटिव तरीके से खींचने का कारण बनता है। इन सबसे इतर हमको एक कॉमन सी बात आपकी बात से भी निकल कर आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा आदेश ही पारित कर दे कि आप रेवड़ियों से बचें, तो शायद ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जा पाए, एक ऑप्शन के रूप में निकलता है। लेकिन सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में कुछ ज्यादा दोगली हैं, हिपोक्रेट्स हैं, जो बोलती हैं, जो करती हैं, वादों की बात नहीं है, जो खर्च दिखाती हैं चुनाव में और जो होता है, इनमें बड़ा अंतर है। वहीं अमेरिका, जहां से हम शुरू किए थे अपनी बात को, यूएस के केस में लॉबिस्ट जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, खुलेआम लॉबिंग करते हैं,
फिर चाहे एलॉन मस्क हो, वो चाहे नाच नाच के बताते हो कि मैंने ट्रंप को इतना पैसा दिया है, चाहे ऑयल कंपनीज हो, चाहे स्टील और ये सब एल्यूमिनियम की कंपनी की हो। ऐसे में क्या सर आपको ये नहीं लगता कि इंडिया में भी लॉबिंग को लीगल कर दिया जाए ताकि पार्टीज बहुत फेयर तरीके से इलेक्शन में उतर पाए? लॉबिंग को लीगल कर सकते हैं, लेकिन हर कोई डिस्क्लोज करेगा क्या? आपने ये देखा, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो तो उनको उनमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, और आप वो नाम देखेंगे और काफ़ी कुछ आप सोचेंगे उसके बारे में कि हाँ इसने क्यों दिया, क्या इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन आप वो नाम देखेंगे, जो सबसे बड़े नाम हैं हमारे जो अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था, वो नहीं है। तो वो कहाँ गए? जब डिस्क्लोजर आपने बंद किया और कहा कि आपका नाम कभी पब्लिक में नहीं आएगा, तब भी उन्होंने पैसे नहीं दिया, और हम सब सोचते हैं कि वो पैसे देते हैं। तो कहाँ गया वो पैसे? तो मेरे ख्याल में अगर आप लॉबिंग को भी आप लीगलाइज करेंगे तो कई लॉबीज तो कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन सर इसके पीछे एक पॉलिटिकल राइवलरी का फियर भी तो होता है कि एक्स पार्टी को फंड किया दो उद्योगपतियों ने, कल को दूसरे की सरकार आई तो वो मुझसे बदला लेगी। वेयर एज अमेरिका में जो जिसके साथ है वो साथ है खुल के, लेकिन जब सरकारें जाती हैं तो वो बदला नहीं लेती हैं। वो वातावरण बदल रहा है आजकल। ओके। तो आजकल डर के मारे वो पैसे दे रहे हैं। ओके। कि क्या ये हमारे जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या एक आईटी इंक्वायरी, इनकम टैक्स इंक्वायरी शुरू करेंगे? यस, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा वातावरण अमेरिका में नहीं था। क्योंकि अगर आप सोच रहे थे कि आईटी हमारे पीछे आ रही है बिना कुछ वजह से, तो आप सीधा कोर्ट जाएंगे और सूट फाइल करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं बस क्योंकि हमने पैसे औरों को दिया। लेकिन आजकल ये जो इंडस्ट्रीज हैं, कारोबारी हैं, वो उद्योगपति हैं, वो सोच रहे हैं कि हाँ हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तब तक कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं सरकार हमें। तो वही सोच रहे हैं जो हमारे उद्योगपति सोच रहे थे। मेरे ख्याल में वातावरण फिर से बदल सकता है अमेरिका में। और ये जो आप कह रहे हैं कि लोग बिना डर के पैसे देंगे, खुलेआम देंगे एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को, लेकिन मेरे ख्याल में वातावरण बदलने का उम्मीद है। लेकिन जो कहते हैं एक्सप्रेशन, जीनी इज आउट ऑफ द बैग, तो उसको वापस लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है सर, हम ना जब शासन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल डिस्कस होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद में कुछ ऐसी जगह निकल कर आती हैं जो आज भी राजशाही चलाकर बहुत सक्सेसफुल हैं। हम जब गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, अभी हम और कंटेक्स्ट में भी चलेंगे वहाँ पे, लेकिन हम अभी इकोनॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। हम यूएई की बात करें, हम सऊदी की बात करें, ओमान, कतर, बहरीन, इनकी बात करें, ब्रुनेई की बात करें, इन सबके यहाँ पर सत्ता एक राजा ने चलाई है। राजा के 2 रूप हो सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता तो ब्रिटेन होता, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं चल रहा है लेकिन इतना ओपन है जैसे कि यूएई। इन सब के बावजूद इन देशों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका जो डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को करंट टाइम में सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी क्लेम करता है कि मैं लंबे समय से आज़ाद हूँ, डेमोक्रेसी लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पर भी उद्योगपति डर में जी रहा है? इंडिया जो कि डेमोक्रेसी सिविलाइजेशन के हिसाब से बहुत पुरानी है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इवॉल्विंग फेज में है, जहां पे हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ग्रो करने की बात करते हैं कि भाई आप भी अपने अंदर सेंस लेकर आओ डेमोक्रेटिक होने का, और इस देश में जो भी काम कर रहे हैं लोग वो भी डेमोक्रेटाइज फील करें। एक फियर है, आप और मैं दोनों इस बात को क्लेम भी करते हैं कि ऐसा होता है।
सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट किसी एक ही व्यक्ति का लंबे समय तक शासन चलना हो? मैं माफी चाहूंगा बीच में इसको पूछने का, क्योंकि कई बार हमारे सेशंस में क्वेश्चन आता है, फिर तो चाइना ही बहुत अच्छा है, फिर तो गल्फ ही बहुत अच्छे हैं। जब इतना ही डर हो तो फिर डेमोक्रेसी क्यों सर? कि अगर एक ही आदमी निर्णय लेते हैं तो क्या वो अच्छा है? क्योंकि निर्णय लेते हैं और फिर तुरंत ही इम्प्लीमेंट हो जाता है और देश आगे बढ़ता है। कोई चर्चा ज़्यादा देर के लिए चर्चा नहीं होती है उसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे, आपने गल्फ के बारे में बोला है कि यहाँ पे तरक्की हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसे हैं ना, ऑयल बेच रहे हैं हर जगह, तो उससे पैसे आते हैं और वो ठीक तरीके से खर्च कर रहे हैं। वो बात सही है, लेकिन मैं दो कमेंट्स देना चाहता हूँ इसके बारे में। आप सिर्फ जो देश जिन्होंने तरक्की की है, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं जिन्होंने गड्ढे में चले गए जैसे कि मोबुटू सेसे सेको का जाइर, या अभी आप मुगाबे का जिम्बाब्वे। एक अमीर देश को उन्होंने लेके गरीब देश बनाया है। True. और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जहाँ पे एक आदमी ने अपने देश को गड्ढे में डाल दिया। तो अगर आप डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप्स को देखेंगे, इसमें एक शब्द ऐड करते हैं सर, डिक्टेटरशिप के साथ साथ राजशाही। ओके। अगर आप राजशाही को देखेंगे, इसमें अगर आपको सही व्यक्ति मिले, जैसे कि ली क्वान यू, सिंगापुर के जो लीडर थे, तो आप तरक्की बहुत कर सकते हैं, प्रोग्रेस बहुत कर सकते हैं। लेकिन आपको गलत व्यक्ति मिले जो गलतियां पे गलतियां करें, तब आप नीचे चले जाएंगे और उसमें कोई करेक्शन नहीं है। कोई उनको वोट उनको बाहर नहीं सकता है जैसे लोकतंत्र में निकाल सकते हैं। तो अगर आप इकोनोमेट्रिक्स देखेंगे इसका, अगर आप देखेंगे कि उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, आप देखेंगे कि राजशाही देशों में दो तरीके हैं। एक तो जो देश काफ़ी अच्छे चलते हैं और जो नीचे जाते हैं, और लोकतंत्र में स्टेडी है कि मतलब उत्पादन की गति, आपने कहा कि पहले यूपीए गवर्नमेंट था, अब एनडीए गवर्नमेंट का, उत्पादन का गति बढ़ रहा है, स्टेडी चल रहा है। अगर आप हमारे देश को देखेंगे, 1990 से 6% ग्रोथ तो हर साल हो रहा है, एवरेज हो रहा है, और हर गवर्नमेंट ने ये इस गति को अपनाया है। कोalition गवर्नमेंट ने अपनाया है या सिंगल गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उसमें कंसेंसस है और उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा स्ट्रेंथ है। अगर आप राजशाही देश को देखेंगे, आपने सऊदी के बारे में बात किया है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है एक प्रोजेक्ट पे, जो नोएम लाइन नोम या लाइन, वो एक प्रोजेक्ट होता है। एक आदमी का सोच है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में पैसे डालेंगे, और कोई भी ये उनको अपोज नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये हमारा किंग है। तो क्राउन प्रिंस तो मेरे ख्याल में जो राजशाही देश हैं, अगर वातावरण ऐसा है शासन में कि कोई नहीं यह कहना चाहता है कि आप गलत हैं, आप हमारे बॉस हैं लेकिन आप गलत हैं, और तब आप बड़े बड़े गलतियां कर सकते हैं और कोई नहीं कहेगा कि ये मत कीजिए, ये गलत चीज़ है। इसलिए रिजल्ट केवल हमेशा ग्रीनर साइड दिखाई देता है, क्रेयर साइड दिखाई ही नहीं देती कि इसमें कुछ बिगड़ भी सकता था। हाँ, और आपका जो पब्लिसिटी है वो कभी एडमिट नहीं करेगी कि आपने गलतियां की।
हो सकता है कि हम गल्फ के केवल अच्छे हिस्से को ही देख पाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें बाहर निकल कर नहीं आती। राजशाही में केवल वही निकल के आ पाता है जो राजा चाहता है, डेमोक्रेसी में सब बाहर आता है। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, क्या कोई आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है कि क्या उत्पादन की गति वैसे ही बढ़ेगी क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं ऑयल से? मतलब कि ये अच्छे शासन से पैसे नहीं आ रहे हैं, ये बस सिर्फ तेल से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आज के समय पे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स को आप देखते हैं, उनमें से कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने रिपीटेटिव अपनी सरकारें बनाना सुनिश्चित कर ली हैं। आप चाहे रशिया में पुतिन देखें, चाइना में शी जिनपिंग देखें, इजराइल में नेतन्याहू देखें, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को देखें, लगातार सरकारें रिपीट हो रही हैं। ऐसे में सरकार का रिपीट होना भी कई बार प्रश्नों के दायरे में आता है कि सरकारों ने अपने आप को इस तरह से अब सिस्टम में बना लिया है कि अपोजिशन सस्टेन ही नहीं करता, या फिर ये वजह हो सकती है कि जनता इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो एक मत भिन्नता सदैव रहती है और रहना भी चाहिए, यही फ्लरिश डेमोक्रेसी का पार्ट है। अब सरकारों में कंटिन्यूटी को कैसे देखते हैं? हाउ यू ग्रेड देम? तो अगर आपका शासन इतना खराब है, तो अगर प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है, इलेक्शन लेवल नहीं है, आपको बहुत ही काम करना पड़ेगा टू विन द इलेक्शन। मतलब कि वोट चोरी आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लोगों को कि हाँ वो चोरी कर रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग दिखने लगेगा। बूथ कैप्चरिंग दिखने लगेगा। ज्यादातर गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं है कि इतना खराब है कि इतना, जैसे मदुरो वेनेजुएला में इतना खराब थे और इतना बूथ कैप्चरिंग उन्होंने किया है कि लोग उनके खिलाफ थे। मेरे ख्याल में ज्यादा जो देश आपने उनके बारे में बात किया है, शासन ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, इतना खराब भी नहीं, ठीक है, काम कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अब विपक्ष क्या कह रहा है, क्या वो कोई अच्छा सा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि नहीं। और उसमें जब लोग सरकार को मानते हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो आप हिलाएंगे इलेक्शन को, तो आप जीत पे जीत कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूटी रहेगी। थोड़ा सा आपने शेव किया कि जैसे कि इलेक्शन फंडिंग ज्यादातर सरकार को जाता है और लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं उद्योगपति से। दूसरा, आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है इलेक्शंस के, थोड़ा सा आप बदलते हैं कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम उसको बदलेंगे ताकि हम वहां पे जीत पाए। डिलिमिटेशन करके आप कई लोगों को उनका मत ले जाएंगे, कहेंगे कि बाहर से हैं ये वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा आप प्लेइंग फील्ड को अनलेवल बनाएंगे तो आप जीत पे जीत कर सकते हैं। मतलब इसको अगर समराइज करें इस पॉइंट को, तो सरकारें अगर ठीक कर रही होती हैं तो हल्का सा भी लेवल प्लेइंग फील्ड में थोड़ा ऊपर नीचे करके वो दोबारा जीत को ले जाती हैं। एक और चीज कहना चाहता हूँ, सरकार में बदलाव अच्छा है, अच्छी बात है। अगर 10-15 साल के लिए आपके पास एक ही सरकार है तो ज्यादातर वक्त भ्रष्टाचार बढ़ती है। आपने ये सुना है पावर करप्ट्स, तो हर सरकार में जहां से भी हो, जैसे भी हो, भ्रष्टाचार तो बढ़ती है जब ज्यादातर सरकार। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का जो फीलिंग है लोगों में पैदा हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर देश में बदलाव तो अच्छा है, इसीलिए डेमोक्रेसी अच्छी होती है। ठीक है, हम वापस वर्ड की तरफ चलते हैं। यूएस के टैरिफ पर बात करने का फिलहाल उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा गल्फ वॉर की तरफ आ गया है। टैरिफ से पहले ट्रंप की जो एडवर्टाइजमेंट के समय पॉलिसीज थी कि मैं पीस प्रेसिडेंट हूं, वॉर प्रेसिडेंट नहीं हूं। ट्रंप अचानक बदलते हैं, पहले टैरिफ वॉर में एंट्री करते हैं, अब वो रियल वॉर में एंट्री कर चुके हैं क्योंकि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला।
अब चाहे इसके पीछे की बात जो भी रही हो, फिलहाल के लिए अब वो अपने दूसरे मोड में आ चुके हैं। मैं इस मोड पर तो आऊंगा ही, लेकिन ट्रंप का इस तरह बदल जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों का इस तरह बदल जाना भविष्य को लेकर कितना और डराता है, ये प्रश्न मैं पहले करूंगा, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 2.5 साल का बचा है, यानी कि 2.5 साल का अभी और बचा है। क्या डर है एज एन इकोनॉमिस्ट आपको आने वाले समय का? डर तो है, क्योंकि जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बात किया है कि एक लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, और क्या ये हमारे लिए, मतलब अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए अच्छा जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं। इनके सोच में सब कुछ शॉर्ट टर्म है, यानी कि मुझे और अपने देश के लिए अगले हफ्ते, अगले साल में क्या फ़ायदा हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक प्रेसिडेंट है, मतलब कि मैं अगर ये करूँगा तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, जल्दी फ़ायदा हो सकता है कि नहीं। वो भविष्य के बारे में कम सोच रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और रिएक्शन क्या होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये ईरान में वो खमेनी को ख़त्म कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या आता है, कौन आता है और वो क्या करेंगे, उसके बारे में उन्होंने कम सोचा है। सोच रहे थे कि शायद वेनेजुएला की तरह हम एक सरकार को ले आएंगे जो हमारे काम करेंगे और बस वहीं बैठेंगे और हम उनको आदेश देंगे कि ये करो वो करो, वो करेंगे। अगर आपने यही सोचा है ईरान के बारे में तो आपने बहुत गलत सोचा है, क्योंकि वो बहुत अलग देश है। और अगर कोई पपेट, कठपुतली वहाँ पे बैठ के आपका काम करेगा तो वो कितने दिन बचेंगे वहाँ पे? कोई उनको ख़त्म करेगा ईरान में, क्योंकि इतने सारे लोग अमेरिका के विरुद्ध हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये एक सरकार है जो भविष्य के बारे में कम सोचती है, अपने फ़ायदे के लिए जो इमीडिएट, जो तुरंत ही हो सकता है, उसके बारे में सोचता है। ये क्या सर ये आपको वापस से कॉलोनियल माइंडसेट नहीं लगता कि मेरे खिलाफ कोई है तो मैं उसको जाके खत्म करके आता हूँ? जैसे आप देखेंगे वेनेजुएला में वो सोच रहे हैं कि हाँ ये हमारा देश है, हमारा कॉलोनी है, तो हम इसका तेल, इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज, उनका फ़ायदा उठाएंगे और सिर्फ अमेरिकन कंपनी फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि ये हमारे बैकवाटर में है। अगर यूरोप, खबरदार कोई यूरोप से आए या चाइना से, चीन से आए, वैसा लग रहा है। मेरा उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेगा कि वेनेजुएला में वो सोचेंगे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारा जो नेशनल जो वेल्थ है, समृद्धि है, वो अमेरिका की ओर चल रही है और हम ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरा मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो कांग्रेस है, अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, और अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस में आ जाते हैं तो वो भी सवाल उठाने लगेंगे कि क्या ये ठीक है, क्या ये वो अमेरिका है जो हम चाहते हैं? क्या हमने ब्रिटेन के विरुद्ध, हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमने उनको बाहर फेंका है, क्या वेनेजुएला में वही सोचेंगे कि ये कॉलोनियल एम्पायर है, उनको बाहर फेंकना है? तो ये जो सोच अमेरिका में हो सकता है अगर मिड टर्म्स डेमोक्रेट्स जीतते हैं। आजकल रिपब्लिकन्स भी सोच रहे हैं कि ये क्या तरीका है, क्या इस पद पे हमें जाना है, लेकिन वो अभी चुपचाप रह रहे हैं। और अगर मिड टर्म्स डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो वो रिपब्लिकन्स भी उनका आवाज़ उठने लगेगी। सर जब हम बात करते हैं कॉलोनियल एरा की,
हाल ही में मार्को रूबियो का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जब वो यूरोप के अंदर, जर्मनी में अगर मैं सही हूं तो म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में वो आए थे। तो वहां पर उन्होंने ये बात उठाई कि ब्रिटिशर्स जो इतना सारे देशों को छोड़कर वापस चले आए, ये उनकी गलती थी। आप लोग कम्युनिस्ट मूवमेंट की आड़ में पीछे हट गए। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अमेरिका का जो आज का रवैया है, चाहे वेनेजुएला हो, अब चाहे वो ईरान का मसला हो, दुनिया पर एक साथ टैरिफ डाल देना हो और बीच में यूरोप को ग्रीनलैंड के लिए बहुत धमकाना हो, कनाडा को 51 स्टेट का नाम देना हो, ये सब चीजें अगर कॉलोनियल तरीके से हम सबको दिखाई देती हैं तो अमेरिका में आपने कहा कि कांग्रेस के इलेक्शन में चीजें बदलती दिखेंगी। लेकिन सर, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश पर कब्जा कर रहा होता है तो उस देश के नागरिकों का तो घमंड बढ़ता है ना सर। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहे कि पीओके कल से हमारा हुआ, या बांग्लादेश में अब हमारे खिलाफ कोई नहीं होगा, ये सब बातें जब कोई बोलता है तो एज ए प्राउड सिटीजन उसे तो ये अच्छा लगता होगा। तो ये मिड टर्म इलेक्शन में क्यों हारेंगे सर? उस वातावरण के बारे में बात करें, जिंगोइज्म। हाँ, जिंगोइज्म मतलब एक देश में और दो देशों पे अत्याचार करना अच्छा लगता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि भारत सुपर पावर कब बनेगा, मैं यही पूछता हूं कि आपको सुपर पावर बनने की इच्छा क्यों है? आप क्या करना चाहते हैं वो शक्तियों के साथ? और तब लोग सोचने लगते हैं और कहते हैं हाँ, हम औरों पे अत्याचार करेंगे। तो क्या वैसे सुपर पावर हमें बनना है? हम एक जगह में हम सुपर पावर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में, और वहां पे हम अत्याचार काफी करते हैं। और क्या वो अच्छा है कि एक देश पार्टिसिपेट नहीं कर रही है वर्ल्ड कप में, दूसरा देश बाहर जा रही थी? मेरे ख्याल में आपको सुपर पावर बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो इसलिए बनना है कि दुनिया में न्याय ले आए, जो न्याय पहले नहीं था। और मेरे ख्याल में वैसा ही सुपर पावर अमेरिका था। वो 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, खत्म हुआ, तब अमेरिका सोच रहा था कि हम दुनिया में न्याय कैसे ले आएं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस बना, वो GATT, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बने, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि और देशों में उत्पादन अगर हम ले आएं तो ये हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि हम उनको बेच सकते हैं, वो हमें बेच सकते हैं, और दुनिया में सारे लोग फ्लरिश करेंगे, दुनिया रहने लायक होगी। तो वैसा जो सोच था उसको कहते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर। और आपने मार्क कार्नी का स्पीच पढ़ा होगा कि वो कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ रहा है, बस खत्म हो गया, और हम सब अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा है। ये जो सुपर पावर जो था, जो है, वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। जिसके ऊपर न्याय की जिम्मेदारी थी वो अब अन्याय कर रहा है। जरूर। तो मेरे ख्याल में, जैसे मैंने कहा कि ये बदल सकता है, लेकिन तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको विरुद्ध कैसे करेंगे जब हम पे अत्याचार हो। और एक जो खतरनाक चीज है वो ये है कि ये जो दो सुपर पावर्स हैं, G2 जो कहते हैं वर्ल्ड में, शायद वो एक दूसरे के साथ एक समझौता करेंगे कि आप चीन, वो एशिया को ले लो, और आप अमेरिका, यूरोप, बाकी आप अमेरिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ले लो, आप जो भी करना चाहते हैं वहां पे कर लो, ठीक है, ईरान वगैरह में थोड़ा मेडल करो, यूरोप को और रशिया को लड़ने दो बीच में। तो इसको कहते हैं स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर वो वैसा वो समझौता करते हैं और कहते हैं कि जो एशिया में जो देश हैं, आप उनके साथ जो करना चाहते हैं कर लो,
तो हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि हम अभी भी, अगर हमारा दोस्ती डेमोक्रेसीज के साथ नहीं है तो हम अकेला रहेंगे। और हम चीन का, हमारा अर्थशास्त्र 1/5 है चीन का। हमारा मिलिट्री जो है, हमारे विरुद्ध काफ़ी देश हैं। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम और देशों के साथ दोस्ती कैसे करेंगे। जापान है, जापान के साथ दोस्ती कर सकते हैं, और काफ़ी जिगरी दोस्ती है अभी। यूरोप के साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे मार्क कार्नी, उनको अच्छी तरह से जानता हूं मैं, वो आए थे बात करने के लिए मोदी जी के साथ। तो मेरे ख्याल में ये जो अलायंसेस हैं उनको मजबूत करना है हमें, क्योंकि हमें शायद ज़रूरत पड़े उनकी। लेकिन इन अलायंसेस में हमें हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। यानी कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें ज़रूरत पड़े तो आप हमारा मदद करेंगे क्या? हमें यकीन कैसे हो सकता है कि आप करेंगे? तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें वैल्यूज़ बेस्ड अप्रोच पर जाना चाहिए कि हम लोकतंत्र हैं, हमारे वैल्यूज़ लोकतंत्र के वैल्यूज़ हैं, और आप भी लोकतंत्र हैं, जापान भी लोकतंत्र है, कनाडा भी लोकतंत्र है। हम आपके साथ जुड़ के एक तो सुपर पावर्स के खिलाफ कभी कभी काम करेंगे, कभी कभी सुपर पावर्स के साथ भी काम करेंगे जब हमारे फायदा हो, लेकिन एक दूसरे के फायदा के बारे में सोचेंगे। फिर से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जब तक अमेरिका उस साइड पे हो कि बस अपने फायदे के लिए जब सोचे। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ चुका हो तो वर्ल्ड को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, और उसमें इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए अपनी जैसी थॉट प्रोसेस के जो देश हैं जो साथ में यही सोच रखते हैं, उनके साथ उसे एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए जो कोऑपरेटिव हो, ना कि कॉम्पिटिटिव हो। जरूर। ओके, अब सर इसी इसमें हम एक पॉइंट जरूर ऐड कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ने वाला चूंकि अमेरिका ही था, तो कंपटीशन को बढ़ाने वाला भी वही बना, और लोग अब हथियारों की होड़ में अपने फायदे के लिए प्रोटेक्शनिज्म में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप का हाल जो है वो आपके सामने है। फ्रांस का ओपनली ये कहना कि अब मैं न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। ये सब चीजें दुनिया में फिलहाल एक इनस्टेबिलिटी है, और जब तक ट्रंप है अमेरिका की नीति अस्पष्ट है, और ऐसे में आने वाला 2.5 साल दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। सर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर के हालात हैं, जिससे तेल का आना भारत में बाधित हो रहा है, फैक्ट्स बताते हैं कि अराउंड 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल फ्लोज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इंडिया की ज़रूरत का लगभग 55% कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर सर ये लंबे समय तक बाधित रहता है, इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो भारत की इकोनॉमी पर क्या असर आएगा सर? काफ़ी बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि आपने जो कहा कि न सिर्फ भारत लेकिन चीन, जापान और साउथ कोरिया, उनका तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है। मेरे ख्याल में 2 प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। एक ये है कि अगर वो बाधित करते हैं कि तेल को फ्लो नहीं रोकते हैं, अगर तेल को रोकते हैं और वो जो जहाज़ हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने नहीं देते हैं, तो एक वो है। दूसरा ये है, अगर ईरान ने बाकी जो देश हैं उनके रिफाइनरीज, उनके ड्रिलिंग इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे उन्होंने मिसाइल्स और बॉम्ब्स डाले, तब ये जो प्रोडक्शन, उत्पादन जो है तेल का, वो भी बंद हो सकता है। और सिर्फ अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है तेल में, यूरोप, इंडिया, जापान वगैरह वो निर्भर हैं तेल पे, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ सकता है। एक, अगर वो रोकते हैं थोड़ी देर के लिए तो इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर रोकते हैं तो हमें ये जो तेल है नहीं मिलेगा। और जो रशिया का तेल है वो मेरे ख्याल में अगर वो रोकते हैं ज़्यादातर चीन को जाएगा,
हमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि चीन उनका जिगरी दोस्त है, हम दोस्त हैं लेकिन इतने जिगरी दोस्त नहीं है। तो वो एक तो उससे नुकसान पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं। तो अगर वो बंद हो जाता है तो हमें ज़्यादा लंबा जो पद है लेना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादा खर्च लगेगा और वहाँ पे भी नुकसान पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर 2-3 हफ्ते की मामला है तो ठीक है, हम सहन पाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा देर चलता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। सर, इस स्थिति को इंडियन गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ सलाह तो होंगी ही, जो इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह रखते होंगे। रूस को आप कैसे देखते हैं? मतलब बाई एंड लार्ज, बीइंग इन यूएसए, आप वहां बैठ करके जब आप देखते हैं, इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में रशिया के साथ अपने ट्रेड डील्स में ड्यू टू प्रेशर ऑफ अमेरिका, बाइडेन के प्रेशर को मैनेज कर गए थे एनी हाउ, लेकिन ट्रंप के प्रेशर को मैनेज भारत नहीं कर पाया। और रशिया के साथ में ट्रेड डील्स को लेकर के इन्होंने नेगोशिएशंस बदली। रोजनेफ्ट पर बैन लगा हो तो इंडियन रिफाइनरीज ने ऑयल मंगाना बंद कर दिया। क्या भारत के रिलेशन वैसे ही रशिया के साथ रहेंगे अभी भी जैसे पहले थे, या वो बदल जाएंगे? एक जो बदलाव आया है रिलेशंस में, वो चीन के कारण आया है। पहले तो चीन और रशिया के बीच में काफ़ी नफरत था, लेकिन पिछले 20-30 साल से वो जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, और उनका जो सोच है अमेरिका के बारे में, वो मिलजुल के सोच रहे हैं कि हम ऑपोजिशन है, विपक्ष हैं अमेरिका के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो रशिया है वो इंडिपेंडेंट देश नहीं है अभी, वो काफ़ी चीन पे निर्भर है। तो उसका जो उसके कारण हमारे जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ बदल रहे हैं। क्योंकि सोचिए, अगर कोई जंग हो, हमारा जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जंग हो चीन के साथ, रशिया किस पक्ष में आएगा? चीन के पक्ष में या हमारे पक्ष में? करंट सिनेरियो तो चाइना के ज़्यादा फेवर में है। हाँ, और आगे के सिनेरियो में क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में चीन तो हमारे अर्थशास्त्र से, इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा निर्भर होगा रशिया, स्पेशली जब अमेरिका रशिया पे सैंक्शंस डाल रही है, तो हर चीज़ चीन से खरीद रही है। तो हमारे साथ दोस्ती तो होगी, लेकिन इतना गहरा दोस्ती नहीं होगा। तो सर, इस करंट सिनेरियो में इंडिया ने अपना एक स्ट्रेटेजिकल अलाय, जो कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम भारत के साथ खड़ा था, अमेरिका आज भी हमारे साथ नहीं है, रशिया हमने इस पूरी टैरिफ नीति के चलते खो दिया है, ऑलमोस्ट खो दिया है। ऐसे में भारत जियोपॉलिटिकली खुद को आइसोलेटेड फील नहीं करता आपकी नज़र में? नो, आइसोलेटेड तो है। तो इसलिए हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ ये जो टाइज हैं बढ़ाने चाहिए। एक तो हमारा रीजन को मजबूत करना है। पाकिस्तान के साथ ज़्यादा देर लगेगा, लेकिन श्रीलंका के साथ दोस्ती बढ़ रही है। क्या हम वैसे जो हमने श्रीलंका के साथ जो हमने उनको मदद दिया है, क्या हम वो मदद नेपाल को दे सकते हैं? और अगर ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, हम उसको शायद अगर समझौता हो तो उसको शायद मदद दे सकते हैं। अगर हम पूरा साउथ एशिया पाकिस्तान को छोड़कर हम उसको मजबूत कर सकते हैं एज अ रीजन,
तो इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया में। और दूसरा ये है कि हमारा जो मिलिट्री बॉर्डर्स में है, हम उनको जो जो बॉर्डर्स ज़्यादा हॉस्टाइल है, खतरनाक है, वहाँ पे बेच सकते हैं। हाँ? तो एक वो है रीजन में, लेकिन हम और भी दोस्त बना सकते हैं। कनाडा के साथ हमारा जो टेंशन चल रहा था उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। हमें हर जगह दोस्त ढूंढना चाहिए। और हम पहले बात कर रहे थे, वो दोस्त अच्छे रहेंगे जब वैल्यू सिस्टम से बने हो। ऐसे में सर सार्क की प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं? हाउ सिग्निफिकेंट सार्क इज? सार्क तो मैं काफ़ी मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ सार्क में। जो प्रोफेशनल मीटिंग्स थे वो ठीक से चले, जैसे कि सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के सार्क मीटिंग्स। मैं हमेशा कहता था अपने जो कलीग्स को आरबीआई में कि हम यहाँ पे सबसे बड़ा देश हैं, तो हमें औरों को मदद देना चाहिए एज ए बिग ब्रदर। आपको बड़े भाई, आप बड़े भाई हैं, लेकिन इसलिए आपको औरों को मदद देना चाहिए, औरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, तब वो आपके साथ दोस्ती करेंगे। तो हमने ऑफर किया लोगों को, आपका डेटा जो है आप उसको आपको मैनेज करना चाहते हैं, हमने सीखा है कि कैसे मैनेज करें, आपको मदद देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो पॉलिटिकल मीटिंग्स है सार्क के, उनमें वो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हमेशा रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सार्क को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन पहले तो पाकिस्तान को तो इनवाइट करना चाहिए, लेकिन हमें वो जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, उनको मजबूत करना चाहिए। और हमें ये दिखाना है कि अगर आप इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे तो इतने सारे फायदे हैं आपके लिए। और तब होपफुली उम्मीद है कि पाकिस्तान भी आ जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइड पे कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते नहीं हैं कि दोस्ती बने। आप जानते होंगे, जब भी हम उनके साथ थोड़ा नज़दीक जाते हैं तो कोई टेररिस्ट एक्शन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में पहले और देशों के साथ दोस्ती, निवेश, ट्रेड, व्यापार, उनको बढ़ाते हैं पहले, और फिर दिखाते हैं पाकिस्तान को कि ये सब हो सकता है अगर आप चाहते हैं। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, चूंकि हम जियोपॉलिटिक्स से अब इंडिया की तरफ लौटते हुए आ रहे हैं, शेख हसीना को बांग्लादेश से बचाकर ले आना, यह भारत का सही फैसला था? मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानता हूँ। क्योंकि हम रीजनल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। एक तो ये है कि अगर उन्होंने इफ दे अक्यूजर ऑफ क्राइम्स और उनके जो कोर्ट सिस्टम उनको गिल्टी मानते हैं, तो क्या उनको बचा के आप रखेंगे? कि अगर हमारा एक पॉलिटिशियन हमारे कोर्ट सिस्टम में, या एक नीरव मोदी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल में। ओके, एक और डिफरेंट टाइम फ्रेम में चलते हैं। दलाई लामा को भारत में सेफ पैसेज देना और स्टे देना, वाज दैट ए गुड चॉइस? दलाई लामा तो एक संत हैं। ओके। और आप भारतवासी को पूछेंगे तो वो उनको संत मानेंगे। वो सिर्फ टिबेटन नहीं है, वो एक बुद्धिस्ट सेंट हैं। और उनके जो टीचिंग्स, यूनिवर्सल लव, जस्टिस, उनके बारे में काफ़ी उन्होंने बात किया है। वो भाषण देते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए प्यार है।
भारत में। और हम एक लोकतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं। तो अगर कोई रेफ्यूजी हमारे देश में आता है और कहता है कि वो लोग हमें परसिक्यूट कर रहे हैं, हमें मारना चाहते हैं या हमें प्रिजन में डालना चाहते हैं, हमें जेल में डालना चाहते हैं, तो क्या हम उनको बचा के रखेंगे? मेरे ख्याल में उसमें एक यूनिवर्सल वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन चाइना तो उनकी डिमांड करता रहा लंबे टाइम से। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये रेफ्यूजी हैं, ओके, और ये अच्छे आदमी हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि वो आपके खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे हमारे देश से। लेकिन अगर वो प्यार के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल लव, टिबेटन एस्पिरेशंस के बारे में बात करेंगे, तो हम उनको चुप कैसे कर सकते हैं? हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शेख हसीना ने भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया था, भारत ने उन्हें रोक करके अच्छा ही किया, क्योंकि वो भारत के काफ़ी प्रो थी, भारत के हितों की बांग्लादेश में सुरक्षा करती थी, और भारत ने एक मदद की है ऐसे देश के अंदर जाकर जहां पर किसी राजनेता को दिक्कत हो सकती थी। ये व्यूज हो सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी में एक और एंगल दिया, एक और एंगल ऐड करता हूं सर, चूंकि रिलीजियस एंगल आया। खमेनी की मौत पर भारत के द्वारा शोक व्यक्त ना करना और एक लंबा समय लेना, आप और जब हम इस शूट को कर रहे हैं, एक दिन पहले ही विक्रम मिस्त्री जी कॉन्सुलेट जाकर के, एम्बेसी जाकर के अपनी तरफ से कंडोलेंस लिख कर आए हैं। माय क्वेश्चन इज, 4 दिन तक का वेट करना एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर की मौत पर और भारत की प्रतिक्रिया ना आना, फिर इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं जो भी हेड ऑफ स्टेट है कहीं पे भी, उनको मारना उचित नहीं है, और जब वो होता है हम उसके खिलाफ बात करेंगे और अपना जो आलोचना है वो क्रिटिसाइज करेंगे वैसे एक्शंस को। लेकिन क्या आप हर दफे ये करेंगे? जैसे कि मदुरो, न वो अपने देश में इलेक्शन जीते हैं, और वो भ्रष्ट थे, और उन्होंने अत्याचारी अपने देश में प्रकट किया, तो क्या आप उनके साथ देंगे क्या? ये मुश्किल चीज है। एक तो आप इस प्रिंसिपल को आप सहमत नहीं है कि आप जो भी आपको पसंद नहीं है आप उनको निकालेंगे। कोई भी देश, उनका जो शक्ति है वैसे शक्ति प्रकट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आदमी इतना खराब है कि उनके देश के लोग खुश होंगे जब वो निकल जाता है, जैसे कि मोबुटू सेसे सेको जाहिर में, आप उनको निकाल देते तो क्या उनके लोग खुश होते? मेरे ख्याल में हाँ, खुश होते। तो क्या आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आपने इनको निकाला है? तो मेरे ख्याल मामला इतना आसान नहीं है। आपको सोचना है कि उनके देश के लिए फायदा भी हुआ है कि नहीं। कभी कभी चुप रहना ठीक चीज है। ओके, तो आपके हिसाब से चुप रहना एक ऑप्शन था जो भारत ने लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही ऑप्शन इस जगह में सही ऑप्शन था कि नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कभी कभी चुप रहना चाहिए। ओके, अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड करता हूं। बहुत बार भारत दूसरे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई भी रिएक्शन नहीं देता। हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ, जिसको हमने रेफरेंस में लिया, शेख हसीना भारत आती हैं, लेकिन जब बीएनपी वहां सरकार बनाती है तो भारत उसको भी वेलकम करता है। भारत अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। दूसरे देशों के केस में भारत अक्सर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को उनका ही मसला रहने देता है, ये मानते हुए कि सॉवरेन राष्ट्र हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे, हमें राष्ट्राध्यक्षों से बात करनी है। ऐसे में वेनेजुएला के केस में मादुरो, चाहे वो करप्ट प्रैक्टिसेस से थे, चाहे वो राइट प्रैक्टिसेस से थे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही वॉज द हेड ऑफ स्टेट। एंड व्हेन ही वॉज द हेड ऑफ स्टेट, उनको जब इस तरह से अबडक्ट किया जाता है,
भारत उस समय भी रिएक्ट नहीं करता, तो क्या हम लोगों ने लोग खुश हुए या नहीं हुए ये देखा, या हमने देश का सॉवरेन राइट देखा? नहीं, एक तो आप ये प्रिंसिपल पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश को सॉवरेन लीडर को निकालना अच्छी बात नहीं है। और आप ये नहीं देख सकते हैं कि पिछले इलेक्शन इन्होंने ठीक से जीता है कि नहीं। वो तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा अनफेयर हो तो क्या वो निकाल सकते हैं, ज्यादा अनफेयर हो तो निकालना चाहिए। Who are you to judge? तो उस प्रिंसिपल से आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि आप कौन हैं जो बाहर से इनको निकालते हैं। आपको नहीं निकालना चाहिए। सॉवरेन राइट ऑफ अ कंट्री आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। चीन वैसे उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वैसा है कि जो भी हो, जैसे भी आ जाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। चीन कई देशों में पैसे भी डाल देती है पार्टीज को वगैरह सपोर्ट करने में। लेकिन अगर उस तौर से आप देखेंगे तो ज़रूर क्रिटिसाइज करना चाहिए था। अगर आप ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, हाँ, कि शेड्स ऑफ ग्रे है। हाँ, तो अगर कोई अपने देश के खिलाफ अपने लोगों को मारते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हजारों व्यक्तियों को मारते हैं, क्या वैसा जो शासन है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए? एट व्हाट पॉइंट डज दिस टर्न इनटू जेनोसाइड इन योर ओन कंट्री? और आपने वो जो कंबोडिया में जो शासन था पहले, उन्होंने लाखों को मारा है। क्या उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में असलियत में थोड़ा ग्रे है। ओके, क्योंकि आजकल लोग जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो इंटरनली भारत की राजनीति इस बात से प्रभावित होने लगी है कि भारत ने किस देश पर क्या रिएक्ट किया। भारत अगर वेनेजुएला पर रिएक्ट नहीं करता तो एक क्वेश्चन होता है, 4 दिन वेट करके खमेनेई के जाने पर कंडोलेंस देता है तो उस पर एक क्वेश्चन रेज होता है। वहीं दूसरी ओर म्यांमार में, चूंकि आपने कंबोडिया का उदाहरण लिया, म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, सेना का शासन है, लेकिन भारत सरकार उनसे अपने हितों के लिए बहुत अच्छे से बातचीत में रहती है। भारत फिर से यही मानता है कि जिस देश में जो सत्ता में है हम उसके साथ बातचीत में हैं, फिर चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो या फिर म्यांमार के अंदर सेना हो। भारत हमेशा सुप्रीम लीडर्स को या फिर नेशनल लीडर्स के साथ व्यवहार रखती है। भारत सरकार ऐसा व्यवहार रखती है। इसीलिए यह बड़ा सवाल बनता है कि हाल ही के समय में भारत का चुप हो जाना क्या किसी बाहरी प्रेशर की तरफ इशारा करता है, या फिर वर्ल्ड सिनेरियो ही ऐसा है कि वर्ल्ड लीडर्स चुप रहना प्रेफर कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि सेकंड जो आपने कहा है वो ज़्यादा ठीक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आजकल हर चीज़ पे रिएक्ट करना क्या आपके लिए फ़ायदा होगा कि नहीं। मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं कि क्या इसके बारे में क्योंकि प्रेशर नहीं है कि, लेकिन प्रेशर आ सकता है। अगर आप कहेंगे कि ये गलत है, वो गलत है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जब ट्रम्प जैसा आदमी है वो सब पढ़ते हैं, ये सब देख के कहेंगे कि ये हमारे दोस्त नहीं है, और दोस्ती बंद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हम उन देशों के साथ, उन गवर्नमेंट्स के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर उस देश में अत्याचार फैला हो और उस देश में पॉपुलर सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो आप निवेश करेंगे उस देश में तो कितनी देर के लिए वो प्रोटेक्टेड है? क्या शासन बदल सकता है? तो अस्थिरता
उन देशों में ज़्यादा है, और आपको उन देशों से थोड़ा दूर रहना शायद ठीक है। ठीक है, बात कीजिए, आप ये नहीं चाहते हैं कि उनके जो रेबल फोर्सेस हैं आपके बॉर्डर के, आपके सीमा के को पार करके अपने जो इंसर्जेंसीज है उनको सपोर्ट करें वगैरह। तो आप नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, लेकिन क्लोज रिलेशंस, आप उनके साथ दोस्ती, इतना जिगरी दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना चाहिए उन लोगों को, उन देशों को। तो मेरे ख्याल में वो हम कर रहे हैं कि दोस्ती कई देशों के साथ कर रहे हैं, लेकिन और देशों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती नहीं है। आप अपने अंदाज में इस लाइन को बोल दीजिए कि जियोपॉलिटिक्स 2+2=4 नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने पहले कहा है कि आपको ये स्थापित करना चाहिए कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। उसके बाद वैल्यूज़ के अनुसार अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए उसके अनुसार, तो लोग मानेंगे कि ये देश यही कहेगी। जैसे कि हम जब गरीब थे लेकिन हम नॉन अलाइंड थे, तो हम कहते थे और लोग हमें मानते थे कि ये नॉन अलाइंड लीडर है। हम वैसा भी आजकल कर सकते हैं, लेकिन ये करके हमें ये भी सोचना है कि इसके बारे में बात करने का फायदा है कि नहीं, और शायद हमारे वैल्यू सिस्टम के लिए फायदा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि खमेनी को क्यों मारा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट देश है, उनके लीडरशिप मारना ठीक नहीं है, जितना भी वो खराब हो। तो वो प्रिंसिपल हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन क्या मदुरो को डिफेंड करना है? तो मेरे ख्याल में थोड़ा लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज के अंदर, मतलब इंडिया की जो वैल्यू सिस्टम है उसी को ध्यान रखते हुए हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब सर थर्ड से उसमें एंट्री कर रहे हैं हम, और वो है व्यक्ति के बारे में चर्चा। और व्यक्ति में सबसे पहले आपसे, और फिर हम पूरे देश के आम आदमी से रिलेटेड बात करेंगे। मेरा बहुत ही छोटा सा क्यूरियस क्वेश्चन है, आप इतने सिंपल कैसे रह लेते हैं? सिंपल मतलब आपके पास इतना कुछ है प्लेटर में, इतनी अचीवमेंट्स हैं, आप इतने हम्बल कैसे रह लेते हैं? मतलब हाउ, मैं कैसे बताऊं, मैं शायद कैमरे के उस पार बैठे लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि आपने कितना जनरस अंदाज में हमें एंटरटेन किया है। कैसे रह लेते हैं आप? मेरे ख्याल में अगर आप अपने को बहुत बड़ा सोचते हैं तो आपको थोड़ा बाहर देखना चाहिए कि क्या हम पहुंच गए। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप ये जानने लगेंगे कि हमें इतने सारे दिशाओं में तरक्की करना चाहिए, तो हम कहीं नहीं पहुंचे। अभी पद तो लंबा है हर जगह में, हर दिशा में। आपको कहाँ पहुंचना है? मैं छोटा था, मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं दुनिया का सोच बदल सकता हूं तब मैं खुश हूंगा। और इसलिए मैं अध्यापक बना, जैसे आप कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सर। तो एक तो अध्यापक हूं, एक तो मैं लिखता हूं, काफी लिखता हूं। ओके। और मेरे ख्याल में अगर मैं वो किताब लिखूं जो दुनिया का सोच ठीक से बदले, बहुत बढ़िया, तो मैंने कुछ किया है। बहुत बहुत अच्छा आंसर है सर ये। अब मैं आता हूं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, टॉपर रह चुके हैं, आप अपना फंड कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं डाइवर्सिफाई करता हूं। ओके। मतलब कि कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं जानता हूं कि ये निवेश बढ़ेगी और
सफल होगी। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये कोलैप्स हो जाती है, अगर कुछ पैसे नहीं देती है, तो क्या मैं ठीक रहूंगा? तो इसलिए मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा डालता हूँ। अभी तो मैं थोड़े पैसे बॉन्ड्स में हैं, थोड़े पैसे यूएस बॉन्ड्स में हैं, थोड़े पैसे बाहर के जो बॉन्ड्स हैं, ऋण हैं बाहर के देश के, वहाँ पे मैंने पैसे लगाया है। और फिर स्टॉक्स में मैंने पैसे लगाया है। और स्टॉक्स में ज़्यादातर एआई में नहीं होना चाहिए, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर उधर होना चाहिए। और काफ़ी देशों में मैंने डाला है। भारत में भी आप डाल सकते हैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के भी। आपका जो LRS है, उससे आप बाहर पैसे ले जा सकते हैं। आपने परमिट किया हुआ है $2.5 लाख का RBI ने। और तो इन तरीकों से अभी निफ्टी ने भी शुरू कर दिया है अब बाहर ट्रेड करवाना। हाँ, तो इन तरीकों से अगर आप डाइवर्सिफाइड हों तो मेरे ख्याल में उसका फायदा है कि आप रात को सो सकते हैं। कि आप ये कह सकते हैं कि अगर पूरा पोर्टफोलियो नीचे गया है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा दुनिया नीचे चला गया है। अब इसी में एक क्वेश्चन सर, अभी आपने एआई पर चूंकि बीच में खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया, एआई इस समय का आपकी नजर में बबल है या बूम है? दोनों हो सकता है ना। यानी कि मेरे ख्याल में एआई भविष्य में उसका प्रभाव हमारे अर्थशास्त्र पे काफी होगा, लेकिन वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि लोग एआई के बारे में बात करें, हो ये कर सकता है, वो कर सकता है। आश्चर्य है कि कितना कर सकता है, लेकिन उसको बिजनेस में ले आना काफी वक्त लगता है। और ये अगर आप पिछले टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को देखेंगे तो यही रहा है कि एक उदाहरण देता हूँ, ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो 1920 में उसका उसको क्या कहते हैं, उसको मजबूत किया है लोगों ने ताकि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन लास्ट जो टेलीफोन ऑपरेटर थी वो 1985 में यूनाइटेड स्टेट्स में उनका नौकरी खत्म हुआ है। मतलब 65 साल के लिए जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी उसको लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, और 1985 में वो पूरा इस्तेमाल हुआ। एग्री। तो एआई को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ठीक से अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में ठीक से इस्तेमाल करना अभी टाइम लगेगा। अब लेकिन सर हम इसी को बाजार में लेके आते हैं। बाजार में हमारे लाखों ट्रेडर्स, इंडिया में करोड़ों की संख्या में अब डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। सर जब हम अमेरिका के ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो ब्लैक रॉक के पास अलादीन नाम से एक सॉफ्टवेयर है। बताते हैं कि वो दुनिया की किसी भी छोटी सी घटना को अपने पास एज एन इनपुट लेता है और उसका असर बाजार पर क्या होगा वो बता देता है। सर ये काम जो अलादीन कर रहा है, ऐसा आने वाले टाइम में एआई के इनपुट से, क्योंकि एआई भी अब भोजन करता जा रहा है नॉलेज का, वो आने वाले समय में क्या आपको नहीं लगता सर एक बहुत बड़ा अलादीन खुद बन जाएगा? और जो लोग उसका यूज बाजार में कर गए वो ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी चिंता बन जाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस कुछ लिमिटेड हाथों में होगा। क्योंकि हमेशा अभी भी एक डिवाइड देखने को मिलता है सर कि जो लोग डेवलप्ड इकोनॉमी में हैं उनका एआई यूज ज्यादा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज में है या लीस्ट डेवलप्ड है उनके पास एआई का यूज कम है। तो अमीर और अमीर बन जाएगा, एआई के थ्रू प्रेडिक्शंस भी लेने लगेगा, फ्यूचर सिग्निफाई करने लगे, फ्यूचर को देखने लगेगा, विजुअलाइज करने लगेगा, और एक आम आदमी अपने लिए बैठा रह जाएगा। ऐसा नहीं लगता? वो आप एक सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं जी। दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि
आजकल अलादीन कौन अफोर्ड कर सकता है? सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। अगर वो एआई के माध्यम से फैल जाता है, हम सब थोड़े पैसे दे के चैट जीपीटी खरीद सकते हैं या क्लाउड खरीद सकते हैं। अगर उससे फैल जाता है और हम सब वो एआई को खरीद सकते हैं, तो वो अलादीन तो बस उसका जो स्पेशल नेचर है वो चला जाता है। तो बात यह है कि वो कंपेटिटिव तरीके से लोगों को बेचेंगे या एक कोने में अपने पास रखेंगे। मेरे ख्याल में जो आप देख रहे हैं वो सब बेचना चाहते हैं। आप टीवी पे देखेंगे, जेमिनाई का एडवर्टाइजमेंट है, ओपन एआई का, चैट जीपीटी का एडवर्टाइजमेंट है। वो चाहते हैं कि हमारा जो बाजार है उसमें एआई को फैला दें। तो मेरे ख्याल में मैं इतना वरिड नहीं हूँ कि कोई डिजिटल डिवाइड फिर से पैदा हो सकता है। मेरे ख्याल में जो मिलिट्री यूजर्स हैं वो रखना चाहेंगे अपने पास। ये जो कलेक्टिव ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वो सब रखना। स्वॉर्म्स वो कहते हैं, वो नया तकनीक है जहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन्स एक साथ किसी टारगेट पे लगाएं। तो मेरे ख्याल में वो सब रखना चाहेंगे। लेकिन जो आम टेक्नोलॉजीज हैं, निवेश करने का टेक्नोलॉजी या एनालिसिस का टेक्नोलॉजी, वो बेचना चाहेंगे। क्योंकि उन दोनों में, उन तीन चारों में कंपटीशन है आजकल। जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रोक वगैरह वो compete कर रहे हैं। तो इसलिए वो बेचेंगे हर एक को। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये रखते हैं कि टेक्नोलॉजी जब सब तक के पास होगी तो कंपटीशन, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी के पास नहीं होगा और सब लोग उसको यूज कर रहे होंगे। अब हम सर इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर आते हैं। आज के सिनेरियो में जो यूथ है, जो अपने पास कुछ सेविंग्स रखता है और वो फंड निवेश करना चाहता है, आपकी नज़र में वॉलेटाइल बाजार को देखते हुए, मतलब इट इज़ एन जर्नलिस्टिक अप्रोच, मतलब हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी सलाह ये लोग तुरंत मान लें। आप जैसे विजनरी आदमी क्या सोचते हैं यूथ के लिए कि अगर वो अपनी सेविंग्स को रखते हैं और बाजार बहुत वॉलेटाइल है, तो वो अपना निवेश कहाँ रखें? आप कभी टाइम नहीं कर सकते हैं बाजार को। मतलब अगर नीचे जा रही है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि और नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो आपको दो चीजें सोचना चाहिए। एक तो मुझे पैसे की जरूरत अभी पड़ेगी या 20 साल में। अगर अभी पड़ेगी तो आपको सेफ जगह में रखना चाहिए, बैंक डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ये जो सेविंग्स, हाई सेविंग्स बॉन्ड्स, ये स्टेट गवर्नमेंट जो इशू करते हैं। क्योंकि अगर आप उन जगहों में रखते हैं तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप बेच सकते हैं। लिक्विडिटी हाई। तो अगर आपको कॉलेज फीस देना पड़ेगा या स्कूल फीस अपने बच्चों के लिए, तो आपको उतना पैसा लिक्विड जगहों में रखना चाहिए कि आपको वो आसानी से मिल जाए। दूसरा ये है कि ऋण लेके निवेश करना बहुत ही खतरनाक चीज है। और मोस्ट खतरनाक, ज्यादातर खतरनाक है जब आप सोचते हैं कि ये कभी नीचे नहीं जाएगी। अतिविश्वास और लोगों में अतिविश्वास कभी कभी हो जाता है। इसने कहा है, इसने इतना पैसा बनाया इस पे, तो ये श्योर थिंग है और मैं भी वही करूंगा। ये अमीर हो गए, मैं भी अमीर बनूं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो तब से निकल चुके हैं उस इन्वेस्टमेंट से और आपको कह रहे हैं कि आप जाइए, क्योंकि उनका निकलना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक तो लिक्विडिटी देखना चाहिए। दूसरा, आप टाइम नहीं कर पाएंगे
तो थोड़ा सा हर महीना आपको लगाना चाहिए बाजार स्टॉक मार्केट में, और डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि हाँ ठीक है, आजकल महिंद्रा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा महिंद्रा में भी डालूंगा, थोड़ा टाटा में भी डालूंगा, थोड़े छोटे जो बिजनेसेस में उनमें डालूंगा। स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दोनों। ओके। मतलब कि स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो मतलब बॉन्ड भी हो, गोल्ड भी हो, बॉन्ड भी, गोल्ड भी हो, सिल्वर भी हो, एफडीज भी हो, और लैंड भी हो, लैंड प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया सर। एक ना आज के यूथ में बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है, और वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड के सिनेरियो को जब लोग देखते हैं, कुछ कंट्रीज क्रिप्टो ट्रेड को लीगलाइज कर रही हैं। भारत में बहुत डिबेटेबल पॉइंट है कि सरकार क्रिप्टो से कमाई हुई जो धनराशि है उस पर 30% टैक्स वसूलती है, 1% सर्विस टैक्स पे ले लेती है और लीगल नहीं करती है। मैं एज एन टीचर बच्चों को जब समझाता हूं, अपने ऑडियंस को बताता हूं कि चूंकि इसके पीछे शब्द करेंसी जुड़ा है और करेंसी अथॉरिटी के साथ आती है, और सरकार कभी किसी को अथॉरिटी नहीं देना चाहती, लेकिन सर उसे एक लीगल कमोडिटी तो बनाया जा सकता है। मतलब क्या है आपका व्यू, आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखते हैं सर? मैं आपसे सहमत हूं कि उसको करेंसी नहीं कहना चाहिए। हाँ। क्रिप्टो एज ए स्पेक्युलेटिव एसेट ठीक है, एसेट के रूप में उसमें पैसे डालेंगे, और भी लोग पैसे डाल रहे हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। उसका फंडामेंटल वैल्यू क्या है मैं नहीं जानते, ठीक बात है। शायद नहीं है। हाँ हाँ, शायद हो सके भविष्य में आ जाए कोई फंडामेंटल वैल्यू। मैं ज्यादातर विश्वास ये जो स्टेबल कॉइन्स में है उसमें विश्वास रखता हूं कि अगर ठीक से रेगुलेटेड हो तो शायद कई ट्रांजैक्शन स्टेबल कॉइन्स के साथ हम कर पाएंगे, जो आजकल नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है उसके लिए। ठीक है। तो आगे पीछे ट्रेडिंग वगैरह, छोटे ट्रांजैक्शंस वगैरह वो स्टेबल कॉइन्स के साथ कर सकते हैं क्योंकि इंटायरली डिजिटाइज्ड है, पूरा डिजिटाइज्ड है। एक क्वेश्चन है सर, जब हम एसेट क्लास की बात करते हैं, गोल्ड भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, लेकिन गोल्ड में चूंकि आपके हाथ में कुछ आ सकता है, मतलब टेंजिबल गुड है वो, तो आप उसको देख पाते हैं, लेकिन गोल्ड के भाव भी बाजार तय कर रहा होता है। एज एन एसेट वो करेंसी नहीं है लेकिन एसेट है। क्रिप्टो के लिए भी यही बोला जाता है कि चूंकि इसे गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रहा है, मार्केट ड्राइव कर रहा है। क्या आपकी नजर में ये एक एसेट क्लास है? हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं डिजिटल सोना, मतलब डिजिटल गोल्ड। लेकिन आप अगर वो फंडामेंटल वैल्यू के बारे में नहीं सोचेंगे तो कुछ भी एसेट क्लास हो सकता है। ये जो प्लास्टिक बोतल है वो भी एसेट क्लास हो सकता है, जैसे फोटोग्राफ्स होते हैं। हाँ, फोटोग्राफ्स को होते हैं वगैरह वगैरह, वो जो NFTs होती हैं। चल रहा था। तो कब फंडामेंटल वैल्यू तक जाएगा हम नहीं जानते, और अगर आप फंडामेंटल वैल्यू बस ये कहते हैं कि ये बिटकॉइन का फंडामेंटल वैल्यू है, करप्शन, स्मगलिंग, उन सब को सॉर्ट ऑफ एक उपाय देना कि वो पेमेंट्स करे, ब्लैकमेल, तो उसमें भी फंडामेंटल वैल्यू है। वो फंडामेंटल वैल्यू ये वो वैल्यू नहीं है जो सरकार उससे सहमत हो। लेकिन और भी वैल्यूज हो सकते हैं। ये नया टेक्नोलॉजी के साथ कुछ कर सकते हैं जो पुराने टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं कर पाए। तो हमें देखना है, थोड़ा लिबरल होना चाहिए, लेकिन लोगों को कहना चाहिए कि ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव एसेट है, इसमें सारा पैसा मत डालो। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा डालना चाहिए, आपको डालना हो तो थोड़ा डालिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, आपको ये सोचना चाहिए अगर ये सब चला जाता है तब भी मैं सर्वाइव करूंगा। ठीक है सर, बहुत मजा आया सर आपके साथ। लास्ट में इंडिया को लेकर विजन क्या है, व्यू क्या है,
भारत को कब तक आप बड़ा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि हम सुपर पावर कब बन रहे हैं, लेकिन हम डेवलप्ड इकोनॉमी कब बनते हुए दिखते हैं आज की करंट ग्रोथ रेट पे? आप डेवलप्ड का डेफिनेशन क्या है? उस पर कैपिटा इनकम मेरी नजर में $35,000 प्रति व्यक्ति आय एक हैंडसम अमाउंट है आज के टाइम पे। देखिए, आजकल हम 6 और 7 के बीच Growth में rate पे चलते हैं। उत्पादन चल रहा है, उत्पादन की गति चल रहा है। उसको अगर 1% ज़्यादा करते हैं 7 और 8 के बीच में, और हमारा पॉपुलेशन का गति कम हो जाता है, तो मेरे ख्याल में 25-30 साल में हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में हर आदमी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सकता है, और हमारा जो सेफ्टी नेट है हम सबको दे सकते हैं। हर कोई के पास रहने का जगह है, खाना चाहते हैं, और कपड़े, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में $20,000 आज के नंबर्स, तो सर वर्ल्ड बैंक भी तो डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए एक नंबर अनाउंस करता है ना कि इतना रुपया पर कैपिटा होता है, तो इससे ऊपर हम डेवलप्ड इकोनॉमी मानते हैं। 20-25 साल में वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारा उत्पादन का गति कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम फ्रंटियर्स तक पहुँचते हैं तो आजकल हम पोर्ट्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, लेकिन जब हर जगह कनेक्टेड हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आप और नहीं कर सकते हैं। जैसे चीन में आजकल उन्होंने 30 हजार किलोमीटर हाई स्पीड रेल बनाया है, अब और कहाँ बनाएंगे? तो हम उस जगह पे पहुंचेंगे, और उसके बाद आप ग्रोथ एट द फ्रंटियर, मतलब कि जब आपने ये सब किया है तो अनुसंधान के अनुसार ही आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, फ्रंटियर को बढ़ाएंगे, तब आप अपने अर्थशास्त्र को बढ़ाएंगे। तो उत्पादन की गति कम हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 25-30 साल में अगर हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, हम पहुंचेंगे, हम विकसित देश बनेंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना है, ये मन की बात है कि हम विकसित देश क्यों बनना चाहते हैं। वो आपने पहले भी रखा। और अगर हम ठीक सोच से के साथ, वैल्यूज के साथ विकसित देश बनना चाहते हैं, हम दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति होंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा हमारे इन प्रश्नों से, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके प्रश्न इतने अच्छे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिना पेपर के, बिना कोई हेल्प के साथ आप प्रश्न पूछ रहे हैं। और दूसरा कि आप सचमुच अध्यापक हैं, क्योंकि जब मैं हिंदी में जब बात नहीं कर पाया तो आपने थोड़ा मदद किया, और थोड़ा ये भी आपके ऑडियंस के लिए बताया कि मैं क्या कहना चाहता था, और संक्षिप्त में आपने कहा है। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल अध्यापक हैं, और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरे अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप जब भी कभी आपको वक्त मिले, हमें ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे साथ मंच साझा करें, कैमरा साझा करें, और हम लोगों को समझा पाएं। कुछ भी ऐसी बातें होंगी तो हम आपसे फिर समय चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। थैंक यू।